हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और कई फैक्ट्स को डिस्कस किया था बॉन्ड्स के। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड को। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली होता कैसे है। इट इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम पर होता है तो उस केस में जनरेट होता है आयनिक बॉन्ड। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आयनिक बॉन्ड तभी पॉसिबल होता है जब दो कंबाइनिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वाइडली डिफरेंस हो। जैसे हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें या आप सोडियम और क्लोरीन की बात करो, तो जो सोडियम होता है, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.9 होती है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.0 होती है। तो आपने देखा सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन के विद रिस्पेक्ट। तो इन दोनों में जो है एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम टू अनदर। मैंने अभी आपको दूसरा टॉपिक बताया है, अभी मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया है उसमें हमने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो वो वाइडली होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि इट बिकम पॉसिबल व्हेन कंबाइनिंग एटम, व्हेन टू कंबाइनिंग एटम widely differ in their electronegativity, widely differ their electronegativity, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल को देखें अगर, तो अगर हम यहाँ पे सोडियम लें तो जो सोडियम है और क्लोरीन की मैं बात करूं तो अगर सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की बात की जाए तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 0.9 और क्लोरीन की होती है 3.0। तो आप यहाँ पे देखते हो कि जो सोडियम है, सोडियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम है। तो इनके बीच में क्या फॉर्म होता है? इनके बीच में फॉर्म होता है आपका आयनिक बॉन्ड। क्या फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आपको एक बात और याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये आपके जो है नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्यों होता है? इसका क्यों रीजन होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसका रीजन भी आप लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अगर हम इसके और अदर एग्जाम्पल की बात कर लें कि और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि फॉलो करते हैं आपके आयनिक बॉन्ड को, तो इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जो हो सकते हैं जैसे आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, NaCl आपने अभी देखा है, ओके। CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। अदर एग्जाम्पल को अगर हम देख लें यहाँ पे तो Na2S, और एग्जाम्पल आप ले सकते हो CH2 या CaS, और आप यहाँ बोलोगे जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ये सब इसके क्या होंगे? आयनिक बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल होते हैं। तो हम फिर समझते हैं KCl, KBr, NaCl, CaO, CaCl2, Na2S, CaS, CaCl2, ये सब जो हमारे कंपाउंड हैं ये किसको शो करते हैं? आयनिक बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आयनिक बॉन्ड को। अच्छा, आपको एक बात समझना है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड मोस्टली
कैसे फार्म होते हैं, इसके भी कंडीशन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड हैं, जनरली ये सब के सब जो भी हैं, इट इज़ द आयनिक कंपाउंड, इट इज़ द आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है। तो आपको याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड फार्म कैसे होते हैं, जब आपका इलेक्ट्रो, जो कह सकते हो कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब आपका यहाँ पे आई, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, लो हो, और साथ साथ में क्या हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो। जो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो हम फिर से समझते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड फार्म व्हेन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाई। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। आप एक बात और बोल सकते हो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड के लिए, जो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आप यहाँ पे बोलोगे कि आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो, और दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। तो मतलब कहने का मतलब ये है हमारे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड क्रिएट हुआ, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव नॉन मेटल। तो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल बताया है, इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं कहाँ मिल सकते हैं। जो ग्रुप फर्स्ट में आने वाले एलिमेंट हैं, जिसको हम लिथियम से आप सीजियम तक देख सकते हो। ग्रुप सेकेंड एलिमेंट जो होते हैं, जिसमें आपका आता है, आप ले सकते हो कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे जिंक हो सकता है, या आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल। बट यहाँ आपको याद रखना है, ट्रांजिशन मेटल वही इन्वॉल्व होंगे आयनिक बॉन्ड फार्म करने के लिए, या वही ट्रांजिशन एलिमेंट आयनिक कंपाउंड फार्म करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो। जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ट्रांजिशन एलिमेंट फार्म करते हैं आपके आयनिक कंपाउंड। तो आइए इसको भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ट्रांजिशन मेटल कैसे होने चाहिए, इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि कैसा होना चाहिए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल में आप बात करोगे तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा वैलेडियम। आप वैलेडियम ले लो, उसके बाद आपका क्रोमियम हो सकता है, आयरन 2+, निकेल ले लो, Ni2+ और कॉपर 2+। ये सब जो होते हैं, स्पेशली वैलेडियम, क्रोमियम, आयरन, निकेल, कॉपर, ये ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जनरली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप ले सकते हो हाइड्रोजन, ले सकते हो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन ले लो। यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर, आप क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन भी ले सकते हो। तो ये जो होंगे आपके, यहाँ मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल के बीच बनते हैं। तो आप ध्यान देना यहाँ पे कि जनरली अगर जैसे हमने यहाँ पे बताया है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, मालूम मैं इस एग्जाम्पल को पकड़ूँ CaCl2 को, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो CaCl2 है, CaCl2 ये कैसे फार्म होता है। चलिए आप यहाँ पे समझना कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम के बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के बैलेंस सेल में
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं करता हूँ 2 4 6 और 7। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं और एक यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनली क्या बनता है, ये प्रोड्यूस करता है आपका Ca2+ प्लस 2Cl माइनस, और ये एग्जैक्ट आपका बनाता है CaCl2। तो ये आपके क्या है, CaCl2 आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप CO का भी बना सकते हैं। हम एक नोट पॉइंट को देखते हैं। आपको हमेशा याद रखना है नोट में कि जो हाइड्रोजन होते हैं, अगर मैं देखूँ यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये क्या होगा आपका, अगर आयनिक हो या कह सकते हो कि ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो, तो इस केस में ये फाइनली क्या करेंगे, ये हाइड्राइड बनाएंगे। और हाइड्राइड अगर ये बनाते हैं तो क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोजन। क्या करेगा, कंटेन हाइड्रोजन, बट H- के फॉर्म में होगा। और इस केस में जो आपके हाइड्राइड बनते हैं वो बनेंगे MH। ओके, दूसरा बन सकता है आपका MH2 टाइप का। तो ध्यान देना यहाँ पे जो M है, M मतलब मेटल जो है लिथियम टू सीजियम, और यहाँ पे जो आपके मेटल होंगे आप बोल सकते हो कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन के, हाइड्राइड्स, उसमें क्या फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड। आप दूसरा ले सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन कंपाउंड। जनरली जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये बनाते हैं आपके नाइट्राइड। क्या बनाते हैं ये, नाइट्राइड। नाइट्राइड इन द सेंस N3-। तो याद रखना है जैसे जो नाइट्राइड होते हैं, कौन कौन से नाइट्राइड हो सकते हैं आपके, जैसे आप यहाँ बोलोगे Li3n लिथियम नाइट्राइड, ठीक है, M3n। जैसे यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो M3N2 टाइप के होंगे, स्पेशली यहाँ पे जो मेटल होंगे, मेटल में हम ले सकते हैं आपका कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रांसियम को। तो ये सबके सब जो कंपाउंड होंगे ये स्पेशली फॉर्म करते हैं आपके आयनिक बॉन्ड को। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। तो हमको समझना है यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन है कि अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू लाइक एटम्स कैन नॉट बी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक। तो मैंने अभी बताया कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होते हैं, दो डिफरेंट अनलाइक एटम में फॉर्म होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू लाइक एटम कैन नॉट बी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन होगा आपका आयनिक। आंसर क्या करेक्ट होगा, आयनिक। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि एन आयनिक कंपाउंड A+B- इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म व्हेन। यहाँ पे दो आपके, यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट हैं A+ और B-। इसमें बोल रहा है कि A+ और B- में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा कब। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A इज हाई। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी A को हाई करते हैं A के, या फिर उसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है B का, उसको लो करते हैं। ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कि IE ऑफ A इज लो एंड EA ऑफ B इज हाई। ऑप्शन थर्ड आपको बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि बोथ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ A एंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया है B का, ये दोनों हाई हो जाए। तीसरा आपको लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि बोथ द IE ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ B इज लो। तो अभी मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन ही आपका कम होना चाहिए, तो क्या फॉर्म होता है आपका आयनिक बॉन्ड, और उस केस में क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए कि जिसका IE लो है और EA इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है। तो आप देखिए ऑप्शन बी में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसका, ये क्या है, लो है, और ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या है, ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी।
हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स दिए गए हैं आपको, ए और बी। ठीक है, ए और बी दिए गए हैं, यहाँ पे इसका सम पूछना चाह रहा है और यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ए और बी का, आपको क्वेश्चन में अगर दे दे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 हो और क्वेश्चन में जो बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये दे रहा हो आपको 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p3 दे रहा हो। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर ये ए और बी जो कंपाउंड है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, अगर इनका सम हो करके ये एक्स बी वाई बनाते हैं तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ए में, बी में कितने हैं 3 हैं, तो इसका सम पूछना चाह रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, पहले हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। यहाँ पे मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आंसर 3 इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ए के कितने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कितने होंगे, यहाँ पे अभी आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बी कितना दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है। तो कंपाउंड क्या बन रहा है, कंपाउंड फॉर्म क्या बना रहा है आपका, कंपाउंड AX BY, कंपाउंड फॉर्म AX BY बन रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, तो सम पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y। सम आप कैसे निकालोगे, आप सम निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप सीधे लिखना कि द सम ऑफ x प्लस वाई इज, तो देखो यहाँ पे x मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, y मतलब b का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको ऐड कर देंगे 2 + 3 = 5। तो आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा 5, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से फैक्टर आ सकते हैं आपके, आयनेशन एनर्जी आएंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो सकते हैं, लैटिस एनर्जी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एक एक फैक्टर को समझते हैं कि फैक्टर फेवरिंग आयनिक बॉन्ड, फेवरिंग आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे जो जो फैक्टर होते हैं जो आयनिक बॉन्ड को फेवर करते हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। जो पहला फैक्टर होता है ये होता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर जो होता है आपका ये होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जो तीसरा फैक्टर होता है, तीसरे फैक्टर में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और जो फोर्थ फैक्टर मैं लूंगा, फोर्थ फैक्टर में आप बोल सकते हो लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। आइए हम यहाँ पे एक एक जो है फैक्टर को सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो हमारा पहला यहाँ पे जो फैक्टर होगा, पहला फैक्टर मैं लेता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन एनर्जी। बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये हमेशा क्या करती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसमें आप बोल लोगे कि इसमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, फाइनली इट प्रोड्यूस द पॉजिटिव चार्ज या कैटायन। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी का रिजल्टेंट क्या होता है, कैटायन फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे हमेशा लिखो, ध्यान दोगे कि क्या फॉर्म करता है, कैटायन। लेकिन इसको ये अफेक्टेड कैसे करते हैं उसको हम समझते हैं कि जो आयनाइजेशन
एनर्जी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। आप याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगी कैटायन के फॉर्म करने की उतनी ही कम उसकी क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसके कैटायन के फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, जैसे सोडियम आयन, उसका आप ले लो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, फिर आप यहाँ पे ले लो एल्युमिनियम को। इस तरीके से अगर हम अगले बात करें जो है ऑर्डर की, तो यहाँ पे सीजियम हो सकता है आपका CH2+ चार्ज, रुबिडियम, उसके बाद आप यहाँ पे पोटेशियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम। तो ये जो है ये क्या है बेटा आपका, इट इज द कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। ये आपका बता रहा है कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। अभी हमने आपको कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी में ये बताया है कि जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा वो जो कैटायन का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी कम होती है। कैटायन फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने सीखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। हम यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखते हैं, जो सेकंड फैक्टर है हमारा, सेकंड फैक्टर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप यहाँ पे लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों आपको याद रखना है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल HF से, रिप्रेजेंटेड बाय डेल HF। तो आपको याद रखना है यहाँ कि आप देखो यहाँ पे अगर मैं केस क्रिएट करूँ यहाँ पे कि डेल HF जो है आपका, डेल HF अगर आपका नेगेटिव हो, कैसा होना, अगर हो डेल F नेगेटिव हो, अगर डेल HF नेगेटिव होता है तो उस केस में आपके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्टेबल होते हैं। अगर इसी का मैं जस्ट अपोजिट कर दूं कि अगर डेल HF हमारा पॉजिटिव हो तो उस केस में आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है और वो कंपाउंड भी क्या होते हैं आपके अनस्टेबल होते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और मैग्नीशियम टाइक्लोराइड के केस में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि हमने अभी आपको बताया है कि जो डेल HF अगर निगेटिव हो जाता है तो क्या करता है, फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और ये कैसे होंगे, ये कंपाउंड स्टेबल होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम देख लें MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। अगर आपका मैं कंडीशन सेकंड देखूं कि ये जो डेल HF है ये आपका क्या हो, पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड, नॉट फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड। और साथ में क्या होंगे, अगर कंपाउंड तो फॉर्म नहीं होंगे बट ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। जैसे एग्जांपल पे हम देख सकते हैं MgCl3। याद रखना है ये जो होता है ये नॉट पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है? क्यों? क्योंकि याद रखिएगा इसका जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो बहुत ही हाई होता है ड्यू टू द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ लिख सकते हो रीजन कि ड्यू टू थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी हाई। हमारा थर्ड फैक्टर होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी रिलीज करने की वजह से इट फॉर्म द नेगेटिव चार्ज, या कह सकते हो कि इट फॉर्म द एनायन। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं। अच्छा, समझना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके,
फॉर्मेशन ऑफ एनायन के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगा एनायन फॉर्म करने की। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। आप एग्जांपल ले लो, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, आप ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से इनमें क्या है, हैलोजन में, ये हैलोजन है। फाइनली इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने से यहाँ पे जो कैटायन के फॉर्म करने की टेंडेंसी है ये बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप F माइनस, उस तरीके से आप जो है O2 माइनस, और यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, नाइट्राइड ले लो N3 माइनस। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन टेंडेंसी बढ़ने लगती है। हमारा लास्ट फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगला लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आपको याद रखना है कि लैटिस एनर्जी दो चीज़ों को बताता है कि जो लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ बोलोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, या बेटा आप स्टेबिलिटी जहाँ आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ, कि जो स्ट्रेंथ होती है किसी आयनिक कंपाउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। आप एक बात और बोल सकते हो कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो देखिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, एक हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं, उस आयनिक कंपाउंड में मैं ले लूँ NaCl, आप ले लो MgCl और AlCl। लेकिन याद रखना है हम यहाँ पे लेंगे NaCl, MgCl2 और AlCl3 लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम पे 1+ चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज, एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है। तो हमने अभी देखा कि जो लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो आप देखोगे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज ऑफ कैटायन जो होगी घटती जाएगी। तो ये क्या होगा आपका साइज ऑफ कैटायन, यहाँ पे केस में क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रही है, घट जा रही है। यहाँ तक तो था आपका फैक्टर जो फेवर करते हैं आपके आयनिक कंपाउंड को। बट आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं या कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं आयनिक कंपाउंड को जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि पार्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो आयनिक कंपाउंड है। उसमें हम अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड को। जो पहली प्रॉपर्टी होती है आपके आयनिक कंपाउंड की, ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। आपको पता है कि हार्ड, सॉलिड और क्रिस्टलाइन ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप बोलोगे कि ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज़ हार्ड, ब्रिटल एंड सॉलिड क्रिस्टलाइन। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि इट शो द आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म करते हैं। और याद रखना है आपको कि इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। तो आप बोलोगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा समझते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम रीज़न है कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। ड्यू टू द स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होती है इनमें कंडक्टिविटी होती है। जनरली ये एक्वस सोल्यूशन में जा करके आयन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। तो आपको समझना है यहाँ कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट, फ्यूज स्टेट और एक्वस स्टेट में देखते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होती है पहले हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं, सॉलिड स्टेट की कंडक्टिविटी। उसके बाद हम देखते हैं फ्यूज स्टेट। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक्वस स्टेट की।
तो बेटा आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो फ्यूज स्टेट या एक्वस स्टेट होता है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप यहाँ पे बोलोगे इट इज़ द गुड कंडक्टर। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, या कह सकते हो ड्यू टू द फ्री आयन। फ्री आयन की वजह से ये फ्यूज स्टेट और एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बट जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। तो जो बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर होने का क्या रीज़न है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? नॉट प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। यहाँ फ्री आयन ना होने की वजह से ये क्या होते हैं? फाइनली आपके नॉट गुड कंडक्टर।